हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेकेंड नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जो है वो जारी की है, जिसके अंदर करीबन 108 जो वेपन है उनके इंपोर्ट पर बैन लगाया गया है। तो इसके बैन लगने के बाद ही एक और लिस्ट जारी करी गई जो कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की थी, जो कि थी FRCV के लिए, यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। आसान भाषा में कहें तो ये फ्यूचर के टैंक के लिए थी। तो इसके अंतर्गत एक फ्यूचर का जो टैंक है वो 2030 तक इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट करना है। तो इसके अंतर्गत जो नंबर बताए गए हैं वो करीबन 1770 यानी कि 1770 है, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। तो RFI के हिसाब से इंडियन आर्मी इमर्जिंग फ्यूचर थ्रेट्स को देखते हुए और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को देखते हुए एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टैंक को खरीदना चाहती है, जो कि इंडिया के डिफरेंट टेरेन प्रोफाइल में ऑपरेट कर सके। चाहे हम हायर एल्टीट्यूड एरिया की बात करें, प्लेन्स की बात करें, डेजर्ट की बात करें, साथ में ये डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्ट्रम में भी ऑपरेट कर सके, चाहे वो अभी के हों चाहे वो फ्यूचर के हों। तो ये जो टैंक लिया जाना है ये 40 से 50 साल तक सर्विस में रहेगा और इंडियन आर्मी का प्राइमरी टैंक बन के रहेगा। साथ में जो कंपनीज यहाँ पर सामने आती हैं उन्हें इंडिकेटिव प्राइसेस जो हैं वो बताने पड़ेंगे और उनका ब्रेकडाउन कॉस्ट भी बताना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का क्लॉज है वो जोड़ा गया है। साथ में यहाँ पर जो इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने वाला है उसके पास ओनरशिप होनी चाहिए डिज़ाइन की और टेक्नोलॉजीज़ की। बाकी इंडक्शन की बात करें तो ये चीज़ भी क्लियरली बताई गई है कि जो इंडक्शन है वो फेज्ड मैनर में होगा। तो इनिशियली लिमिटेड नंबर जो हैं वो लिए जाएंगे, जिन पर बेस्ड होकर अगर प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करना होगा तो वो किया जाएगा और उसके बाद जो इम्प्रूव्ड सिस्टम है उनको इंडक्ट किया जाएगा। तो ये जो 1770 यानी कि 1770 टैंक्स लेने हैं ये एक साथ नहीं लेने हैं, ये धीरे धीरे करके लेने हैं और डिफरेंट वर्जन्स लेने हैं जो कि इम्प्रूव वर्जन होंगे। साथ में जो फॉरेन OEM है यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसे टेंटेटिव टाइम प्लान भी बताना पड़ेगा, जिसमें प्रोटोटाइप कब दिया जाएगा, डिलीवरी कब से चालू होगी, ये सब शामिल होगा। साथ में एमिनेशन मिसाइल वगैरह की भी जो जानकारी है वो भी देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस लाइफ सपोर्ट की जानकारी देनी पड़ेगी और जो ट्रेनिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी तरीके से बतानी पड़ेगी। बाकी कम से कम जो वारंटी है वो 24 महीने की मांगी गई है और ये जो वारंटी है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कवर करेगी। बाकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहाँ पर जो टैंक मांगा गया है वो मीडियम वेट क्लास कैटेगरी का मांगा गया है। साथ में जो डिज़ाइन है वो मॉड्यूलर होना चाहिए, जो ट्रांसपोर्टेबिलिटी है वो भी आसान होनी चाहिए ताकि इससे एयर, शिप, रोड, रेल वगैरह से ट्रांसफ़र किया जा सके। जो क्रू रिक्वायरमेंट है उसको 2 से 3 बताया गया है। साथ में ये जो टैंक है वो कम से कम लार्ज कैलिबर के जो राउंड्स है उसको फायर करने में सक्षम होना चाहिए। साथ में वेपन्स को लेकर भी ये मॉड्यूलर होना चाहिए। बाकी काउंटर मेजर्स वगैरह भी इसके साथ होने चाहिए। तो ये सब तो RFI की बात है जिसको हम अपनी वेबसाइट पे शेयर कर देंगे। आप पूरी तरीके से डिटेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पर अब हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल बात करनी है। तो जो टैंक के इंडक्शन का टाइम बताया गया है वो बताया गया है 2030 और जो सच्चाई है वो ये है कि हमारे जो टेस्टिंग है वही कम से कम 1 दशक चलती है। तो अगर आप 9 साल के अंदर एक टैंक को सर्विस में इंडक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो टैंक अभी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं जिसका प्रोटोटाइप आने वाले 2-3 साल में आप बिल्डअप करते हैं, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करना, फीडबैक पे मॉडिफाई करना, फिर आर्मी को ट्रायल्स के लिए देना, फिर आर्मी को सेटिस्फाई करना, ये एक बड़ा प्रोसेस है और 10 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा इसके चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं। बाकी एक ऐसे टैंक की बात करें जो कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल हो और रेडी हो तो खाली एक ही टैंक का नाम सामने आता है, वो है T-14 अर्माटा। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो एक मीडियम टैंक की मांगी गई है। बाकी अगर आप वेस्टर्न टैंक को यहाँ पर देखेंगे तो वो हैवी कैटेगरी में आएंगे। तो अगर यहाँ पर हम T-14 की बात करें तो ये एक 55 टन का टैंक है जिसमें फ्यूचर के लिए एक 152 मिलीमीटर की टैंक गन को बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल राउंड को फायर करने में सक्षम होगी। बाकी अभी की बात करें तो इसमें करीबन 125 मिलीमीटर की जो कैनन है वो लगी हुई है, जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। करीबन 45 राउंड इससे फायर किए जा सकते हैं, जिसमें 32 जो है वो ऑटो लोडर में लगे होते हैं। बाकी एक 2000 हॉर्स पावर का इंजन भी इस टैंक के लिए बनाया जा रहा है और जो पावर टू वेट रेशियो है वो 31 हॉर्स पावर पर टन का है।
जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो इस टैंक की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि इसका जो मेन टर्रेट है वो क्रूलेस है, यानी कि जो ऊपर मशीन गन भी लगी है जो कि 12.7 मिलीमीटर के राउंड फायर करने में सक्षम है, वो भी ऑटोमेटिक है। तो मोबिलिटी तो खैर इसकी बेहतरीन है ही, जैसा कि हम पहले पावर टू वेट रेशियोज का डिस्कस कर चुके हैं। साथ में ये मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ट्रैवल करने में सक्षम है। इसका जो प्रोटेक्शन है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन है। इसके जो क्रू हैं उनके लिए यहाँ पर इंटरनल आर्मर्ड कैप्सूल को दिया गया है। साथ में जो चैसी है और टर्रेट है उसमें ड्यूल एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को लगाया गया है। इसकी जो सेफ्टी है वो इसके ऑटोमेशन भी बढ़ाते हैं, जहाँ पर एक कंप्यूटर दिया गया है जो कि थ्रेट को एनालाइज भी करता है, साथ में एक्शंस को भी सजेस्ट करता है और अपने आप एक्शन ले भी सकता है। साथ में इसका जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो अब तक का सबसे एडवांस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे अवगणित कहा जाता है। तो ये टैंक को काइनेटिक एनर्जी पेनिट्रेटर्स और टैंडम चार्जेस से बचाने में सक्षम है और अभी मैक 5 की स्पीड से अगर कोई टारगेट आ रहा हो तो उसे हार्ड किल में इंटरसेप्ट कर सकता है। फ्यूचर में इस चीज़ को इम्प्रूव करके मैक 8.8 तक जो टारगेट आएंगे उनको इंटरसेप्ट करने लायक बनाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी APS जो पूरी दुनिया भर में है वो ऊपर से प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कराता, यानी कि टॉप अटैक से नहीं कराता, पर अफगानित पे काम चल रहा है टॉप अटैक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। तो इसके मेन सेंसर में 4 AESA रडार है जो कि चारों तरफ माउंट है और 360 डिग्री का व्यू कवर करते हैं। साथ में जो पॉसिबिलिटी है वो इसकी भी जताई जाती है कि एक और रडार ऊपर की तरफ लगा हो सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो अफगानित सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा 3rd और 4th जनरेशन की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं उनके अगेंस्ट में, जिसमें हेलफायर मिसाइल हो गई, जेवलिन हो गई, स्पाइक हो गई और ब्रिमस्टोन जैसी जो मिसाइल्स हैं वो शामिल हैं। यहाँ तक कि ये भी बात कही जाती है कि इसका जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है वो APFSGS राउंड के अगेंस्ट भी काम कर सकता है, जो कि 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी से फायर किए गए हों। अभी फ़िलहाल बाकी कोई और ऐसा एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है जो कि APFSGS राउंड के अगेंस्ट में काम करता हो, पर अफगानित के लिए ये चीज़ अभी क्लेम करी जाती है। तो इसके जो AESA रडार है वो करीबन 40 एयरबोर्न टारगेट को और 25 ग्राउंड टारगेट को एक बार में देख सकते हैं और करीबन 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक ट्रैक मेंटेन कर सकते हैं। तो ट्रैकिंग के साथ ही ऑटोमेटिक फायरिंग का भी जो फीचर है वो दिया गया है। साथ में ये आर्टिलरीज को टारगेट का डेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही एक ऐसा फ्यूचर प्रूफ टैंक लगता है जिसको इंडिया के लिए मॉडिफाई करके जो इंडियन आर्मी का RFI है उसके अंतर्गत पिच किया जा सकता है। पर क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है तो हो सकता है पार्टिसिपेंट और भी आए, पर चांसेस T-14 अरमाटा के ही ज़्यादा लग रहे हैं। पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो यहाँ पर DRDO को मौका देना चाहिए और इस चीज़ पर जो काम है वो पहले ही चालू हो जाना चाहिए था, पर जिस तरह की डिले यहाँ पर करी गई है और अभी जो जल्दबाजी दिखाई जा रही है, ऐसा कम लगता है कि DRDO की तरफ से जो एफर्ट है वो प्रॉपर हो पाएगा। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।